हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। हमारा चैनल है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। रोज़ाना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन से जुड़े फैक्ट्स भी देखेंगे जो यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स से मिला करके क्वेश्चन लाएं, वो एक वीडियो रहे और एक वीडियो जो रहे वो चैप्टर वाइज रहे। तो 2 वीडियो डेली बनाने का टारगेट है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला वीडियो, जो हमारे चैनल का भी पहला वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? ऑप्शंस हैं मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। तो इनमें से जो राजस्थानी बोली नहीं है वो है बुंदेली। बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड के एरिया में बोली जाती है, जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। जबकि मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये जो है वो राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी की 4 प्रमुख बोलियां हैं। मारवाड़ी जो पश्चिमी है, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी बोलते हैं जो पूर्वी है, मेवाती जो उत्तरी है और मालवी जो दक्षिणी है। बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड की बोली है और इसका विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला सवाल है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? ऑप्शंस हैं तत्सम, तद्भव, ऋण अनुवाद या विदेशी। तो कर्म शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तद्भव से। कर्म संस्कृत का मूल शब्द है जिसको तत्सम कहा जाता है। जब ये प्राकृत या अपभ्रंश होते हुए हिंदी में काम के रूप में परिवर्तित होता है तो इसको तद्भव प्रक्रिया कहा गया। प्रश्न के संदर्भ में कर्म से काम बनने की प्रक्रिया पूछी गई है, इसीलिए इसको हम बोले हैं तद्भव। आपको क्या बोला, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो वो है तद्भव प्रक्रिया से। संस्कृत के वो शब्द जो के तो आए वो हिंदी में उसको तत्सम, और जो रूप बदल कर आए वो कहलाते हैं तद्भव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ऑप्शंस है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है वो राजा भोज के समय से या प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाना चाहिए। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और उसकी समय सीमा बताई है 1050 से 1375 तक। अगला सवाल है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि आपके हैं स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला महाकवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है पौमचर्यू जो रामकाव्य है, और हेमचंद्र को कहा जाता है कालिकाल का सर्वज्ञ। और ये पौमचर्यू जो है वो अपभ्रंश का रामायण कहलाती है और उसकी रचयिता है स्वयंभू जी, इसलिए उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं और ये अपभ्रंश के पहले महाकवि भी हैं। अगला सवाल है, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शंस है पृथ्वी विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। तो हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंदबरदाई ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी का पहला महाकाव्य और इसके रचयिता चंदबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है। रामचरितमानस तुलसीदास भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी का हिंदी का पहला प्रामाणिक सूफी महाकाव्य है। अगला सवाल है, आल्हा खंड किसने लिखा? आला खंड जगनीक, अमीर खुसरो, चंदबरदाई या नरमती नाल। तो आल्हा खंड लिखा है जगनीक ने। इन्होंने लिखा परमाल रासो, जिसका एक हिस्सा आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला वीर गीत है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना की। अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी संगीत और पहेलियों का जनक माना जाता है और उनको तूतए हिंद भी कहा जाता है।
अगला सवाल है, इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? ऑप्शंस है नागेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा या बच्चन सिंह। तो इनमें से जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा वो है डॉक्टर नागेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास गारसा द तारसी का जो ग्रंथ था उसका हिंदी में अनुवाद किया। अगला सवाल है, चलो वीर हमीर किस पंक्ति किस रासों से है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो या परमाल रासो। तो यहाँ आप नाम से देख सकते हैं चलो वीर हमीर, तो ये है हमीर रासो से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके रचयिता है सांगधर। उन्होंने राहुल सांकृतरायन ने इस ग्रंथ को कुछ पद प्राकृत पैगलम में सुरक्षित पाए थे। अगला सवाल है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है बंग दर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड या भारत मित्र। तो जब हम समाचार पत्र सुनते हैं तो हमको नाम याद आता है उदंत मार्तंड, पर वो जो है वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये पूछा जा रहा है दैनिक, तो दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1854 से ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र था जिसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, और विद्यार्थी इन दोनों में भ्रमित हो जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अमी हलाहल मद भरे इस काव्य पंक्ति के कवि कौन है? ऑप्शन हैं बिहारी, रसलीन, घनानंद या मतीराम। तो अमी हलाहल मद भरे इसके कवि है ऑप्शन नंबर बी रसलीन। ये पंक्ति जो है रसलीन की रचना अंग दर्पण से ली गई है। कई लोग इसको भ्रमवश बिहारी की पंक्ति मान लेते हैं, लेकिन ये रीतिकाल के रसलीन की पंक्ति है। पूरी पंक्ति है, अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? ऑप्शंस हैं देव, पद्माकर, भूषण या बिहारी। तो इनमें से जिस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है उनका नाम है बिहारी। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि है। उन्होंने लक्षण ग्रंथों जहाँ काव्य के अंगों जैसे रस अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिए जाते हैं उसकी रचना नहीं की, बल्कि एक काव्य कृति लिखी थी बिहारी सतसई। देव, पद्माकर और भूषण तीनों रीतिबद्ध कवि है जिन्होंने शास्त्रीय पद्धति पर लक्षण पद्धतों का निर्माण किया। अगला सवाल है, बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो बरवै नायिका भेद के रचनाकार है रहीम। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, वहाँ के दरबारी कवि थे। ये अवधी भाषा में लिखा गया है जिसमें बरवै छंद का प्रयोग हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रहीम के कहने पर बरवै रामायण की रचना की थी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। तो इनमें से जो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है वो है शंकराचार्य, क्योंकि वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक है और ज्ञानमार्गी दार्शनिक माने जाते हैं, ना कि वैष्णव भक्ति के आचार्य। रामानुजाचार्य जो है वो श्री संप्रदाय के हैं जो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के हैं जो द्वैतवाद से संबंधित है, और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से है जो शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। अगला सवाल है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शंस है बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। वो जो है 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और इसके 3 संस्थापक थे, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापकों में नहीं थे बल्कि बाद में इससे गहराई से जुड़े। महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस सभा ने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध अपने निबंधों के माध्यम से ये कथन दिया जिसमें उन्होंने साहित्य को समाज के हृदय की अभिव्यक्ति माना।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम दिया है। नेक्स्ट है प्रसादकृत प्रलय की छाया में विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? महाराणा प्रताप का प्रभाव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप। तो प्रसादकृत जो प्रलय की छाया है विषय वस्तु के केंद्र में है जल रानी कमलावती का पश्चाताप। जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता है प्रलय की छाया, जो गुजरात की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व और उनके पश्चाताप पर केंद्रित है। ये जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर में संग्रहित है। अगला सवाल है सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक, ये किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या जगदीश चंद्र माथुर। तो सूरज की अंतिम पंक्ति से सूरज की प्रथम पंक्ति तक ये रचना है सुरेंद्र वर्मा की। ये उनका एक सुप्रसिद्ध नाटक है। अपने नाटकों में सुरेंद्र वर्मा आधुनिक स्त्री पुरुष संबंधों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बखूबी उकेरते हैं। उनके चर्चित नाटक है द्रौपदी, आठवां सर्ग और शकुंतला की अंगूठी। अगला सवाल है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है धन दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने। उन्होंने प्रयोगवादी कवियों की नवीनता और शैली पर कटाक्ष करते हुए इसको बैठे ठाले का धंधा कहा। वाजपेयी जी छायावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा उपन्यास रांगेय राघव का है? ऑप्शंस हैं विषादमत, विश्वबाहु, परशुराम, अंतिमारण्य या मायादास की माड़ी। तो जो उपन्यास रांगेय राघव का है वो है विषादमत, जो 1946 का रांगेय राघव का प्रसिद्ध उपन्यास है। बंगाल के भीषण अकाल पर आधारित है। मायादास की गाड़ी भीष्म साहनी का है और अंतिमारण्य निर्मल वर्मा की रचना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय, अन्य से अनन्या प्रभा के थान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हादसे रमणिका गुप्ता। तो जो युग्म असंगत है उसका नाम है तिरस्कृत, जो मोहनदास नैमिषराय का है। ये युग्म असंगत है क्योंकि तिरस्कृत जो है वो सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, ना कि मोहनदास नैमिषराय की प्रसिद्ध दलित आत्मकथा का नाम। अपने अपने पिंजरे, बाकी सभी विकल्प जो है ये भी सही सुमेलित है। अगला सवाल है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है सजनी मधुर निजत्व दे, प्रिय के हाथ लगाए जागी त्रिपाठी की निराला, तू अब तक सोई है आली, या कौन तुम संस्कृति चलने दी तीर। तो इसमें से जो काव्य पंक्तियां हैं देखते हैं, आइए। सबसे पहला है महादेवी वर्मा। तो इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी पंक्तियों में निजत्व और विरह की प्रधानता होती है। तो महादेवी वर्मा की सजनी मधुर निजत्व दे, ये सही उनका आंसर हो जाएगा। अगला है निराला जी, प्रिय के हाथ लगाई जाएगी, उनकी प्रसिद्ध कविता है जो जूही की कली से प्रेरित भाव है। अगला सवाल है तू अब तक सोई है आली। तू अब तक सोई है आली किसकी रचना है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तू अब तक सोई है अली और बीती विभावरी जागरी, ये भी कविता की पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद की ही है। तो ये दोनों चारों आंसर जो है वो डायरेक्टली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध भाषा के क्रिया रूपों को उसकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। तो भाषा को बोली के साथ मिलाना है। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है? अवहट जो है वो अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है। इसमें क्रियाओं के रूप क्षेत्रों के अनुसार बदलते हैं। करहु जो है ये ब्रज और पश्चिमी प्रभाव वाले क्षेत्र में मिलता है। करु जो है वो अवधी या पूर्वी बोलियों के प्रारंभिक रूप में देखे जाते हैं। अवहट को विद्यापति ने देसिल बहना या देसी भाषा कहा है और कीर्तिलता इसी भाषा की प्रमुख रचना है। अगला सवाल है अभिव्यक्ति के साथ पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है। सबसे पहला है अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, नयन में जिनके जल्द या असिधार हार से मन उन्नत। तो करेक्ट आंसर है मुक्तिबोध।
ए का हो जाएगा मुक्तिबोध, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये मुक्तिबोध का है। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये अज्ञेय का है। नयन में जिनके जलद, ये महादेवी वर्मा की है। और असीधार हार से मन उन्नत, ये मैथिली शरण गुप्त का है। अभिव्यक्ति के खतरे जो है ये मुक्तिबोध जी की लंबी कविता अंधेरे में की प्रसिद्ध पंक्ति है, सब ने अलग अलग सुना है। ये अज्ञेय की असाध्य वीणा से है और मुक्तिबोध को कहा जाता है फैंटेसी का कवि। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों को उसके समास के साथ सम्मिलित करना है। तो वनवास, वन में वास करने वाले को कहा जाता है वनवास, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। दान पुण्य, दान पुण्य आप देखोगे कि दान है और पुण्य है, ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका, दान पुण्य हो जाएगा। द्वंद्व समास, दान और पुण्य। तीसरा है त्रिनेत्र, तो 3 आ रहा है, गिनती आ रही है, तो गिनती वाला आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और अगला है यथाविधि, यथाविधि में क्या है, विधि के अनुसार, तो यहाँ पे यथा उपसर्ग लगा है, तो जब भी उपसर्ग लगता है वो होता है अवयवी भाव समास। अगला सवाल है, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना ने मनुष्य को किस रूप में विभाजित किया। ये जो है आपका गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, गद्यांश बहुत बड़ा था इसलिए मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर दिया। आपको जब भी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, आपने क्या करना है, उस ऑप्शंस को देखना है, पूरे गद्यांश को पढ़ना है और फिर टिक करना है। आपको आंसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जबकि दर्शकों के और जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। तो संकुचित राष्ट्रीयता की भावना ने मनुष्य को किस रूप में विभाजित किया, तो वो विभाजित किया है धनी और निर्धन वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी। गद्यांश में अक्सर ये विचार आता है कि जब राष्ट्रीयता संकुचित होती है तो आर्थिक असमानता और वर्ग विचार, वर्ग संघर्ष, धनी धन तीव्र हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य प्रगतिवादी साहित्य जैसे प्रेमचंद या नागार्जुन में इस वर्ग विभाजन का विस्तार से वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीयता का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है प्राचीन युग में, जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गई, जब मानवतावाद का प्रचार हुआ, या जब युद्ध समाप्त हो गए। तो राष्ट्रीयता का जन्म हुआ था जब उदार मानवता का एक राष्ट्र के रूप में सीमित हो गई। व्याख्या है, आधुनिक अर्थ में राष्ट्रीयता तब पनपी जब व्यापक मानवीय मूल्य भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं में बंध गए, और हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग को राष्ट्रीय चेतना का संक्रांति काल माना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मिथक जो है वो केवल काल्पनिक होते हैं, जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के सटीक विवरण है, या मृतक केवल प्राचीन काल के लिए प्रासंगिक है। तो जो कथन सही है वो है जातीय स्मृति पर ये आधारित होते हैं। अगला है ऑप्शंस के बारे में कि मिथ किसी भी समाज की सामूहिक या जातीय स्मृतियों के प्रतीकात्मक रूप होते हैं। मिथक ये पूरी तरह काल्पनिक नहीं बल्कि उनमें संस्कृत सत्य छुपा रहता है। महत्वपूर्ण तथ्य है अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, ये मिथकों के आधुनिक प्रयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला सवाल है, तुलसी के मन में निर्गुण और सगुण के विषय में क्या भ्रम था। ऑप्शन है, निर्गुण को पाना आसान है, सगुण को समझना कठिन, सगुण साकारी उपासना सहज है, निर्गुण निराकार कठिन, या निर्गुण और सगुण दोनों ही कठिन है। तो तुलसी के मन में निर्गुण और सगुण को लेकर के जो विचार था वो है सगुण साकारी उपासना सहज है, निर्गुण निराकारी कठिन है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, पर वे मानते हैं कि आम के भक्त के लिए निराकार ब्रह्म का साधना कठिन है, जबकि सगुण की भक्ति सहज है। तुलसीदास लोकमंगल के कवि माने जाते हैं, ये है इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण तथ्य। अगला सवाल है, प्रयोगवाद के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, ये केवल शिल्प चमत्कार है, इसमें नए शिल्पगत प्रयोग किए गए, ये पुरानी परंपराओं का पालन करती है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो प्रयोगवाद के बारे में जो कथन सही है वो है इसमें नए शिल्पगत प्रयोग किए गए, और व्याख्या जो है प्रयोगवाद इसकी शुरुआत होती है ताड़ सप्तक 1943 से। काव्य की विषय वस्तु और शिल्प जो है दोनों में नवीनता पर बल दिया गया। अगला सवाल है, दलित और स्त्री लेखन की मुख्य शर्त क्या है। अनुभव की प्रामाणिकता, कल्पना की अधिकता, केवल शैली का ध्यान, या केवल धर्म का चित्रण। तो दलित और स्त्री लेखन की मुख्य शर्त है
अनुभव की प्रामाणिकता, दलित और स्त्री विमर्श में खुद के अनुभव को सबसे ऊपर रखा गया और इसको सहानुभूति के बजाय सहानुभूति का साहित्य कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या इसी प्रामाणिक अनुभव के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनको कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, नयन में जिनके जलत या अश्विनी पात से शापित उन्नत। तो मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, अज्ञे की कविता है असाध्य वीणा, महादेवी वर्मा का है कविता सांध्य गीत से और निराला जी की कविता है बादल राग से। तो मुक्तिबोध की कविता जो अंधेरे में है इसकी काव्य पंक्तियां हैं, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये है अज्ञे जी की कविता जो असाध्य वीणा से है। महादेवी वर्मा जी की कविता है सांध्य गीत से जिसमें नयन में जिनके जलत, ये वाली पंक्तियां हैं। और अश्विनी पात से शापित उन्नत या अशनि पात से शापित उन्नत, ये जो है आपकी निराला जी की पंक्ति है जो आपकी बादल राग से में है। अंधेरे में हिंदी की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है जो मुक्तिबोध की कविता है और असाध्य वीणा जो अज्ञे जी की कविता है वो आंगन के पार द्वार इस संग्रह में संकलित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न है। आपको दिया हुआ है, कविता केवल स्वार्थ के दायरे में सीमित है, कविता मनुष्य को संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोकमान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है, कविता का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है या कविता केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है। तो कविता मनुष्य को संकुचित दायरे से उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वे कविता का काम हृदय की मुक्तावस्था और लोक हृदय में लीन होना मानते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, शुक्ल जी के अनुसार हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अगला सवाल है, काव्य की भाषा को कैसा होना चाहिए? क्लिष्ट और अलंकारिक, सहज और आडंबर मुक्त, केवल छंदबद्ध या केवल गद्यात्मक? तो काव्य की भाषा को होना चाहिए सहज और आडंबर युक्त। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर प्रेमचंद जी और नई कविता के कवियों तक सभी ने संप्रेषणीयता के लिए सहज भाषा का समर्थन किया है। छायावाद में जो थी भाषा प्रतीकात्मक थी, लेकिन प्रगतिवाद और नई कविता में वो फिर से सहजता की ओर लौटी। अगला सवाल है, मिथक के बारे में कौन सा कथन सही है? ये केवल झूठ होते हैं, जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं या आधुनिक काल में बनते हैं? तो मिथक के बारे में सही कथन है कि ये जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, किसी समाज के सामूहिक अवचेतन और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक होते हैं और ऐतिहासिक ना होते हुए भी सांस्कृतिक रूप से सत्य होते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती और संशय की एक रात जो नरेश मेहता है, इनकी मिथकीय चेतना पर आधारित महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, का पछतहु तुम धातु नीची हो। ये जो है अवधी भाषा की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की शैली है। ढोला मारिया जो है वो अपभ्रंश में है, जो हेमचंद द्वारा उद्धृत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जो मगहू ता देहू, ये ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं। रीति मुक्त या कृष्ण काव्य की शब्दावली है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ढोला मारूरा दूहा ये राजस्थानी लोक काव्य है जिसको अपभ्रंश की भाषाई विशेषताओं के साथ जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो अंग दर्पण जो है वो तो रसलीन का है। मद नाटक जो है वो रहीम का है, जो खड़ी बोली मिश्रित संस्कृत प्रधान भाषा है। अंग दर्पण जो है रीतिकाल की कवि नक्शिक वर्णन के लिए प्रसिद्ध रसलीन जी की रचना है। अगला है प्रेम वाटिका, जो रसखान जी की रचना है, भक्ति काल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि है। और हित तरंगिणी जो है वो कृपाराम की रचना है। 1541 ईस्वी में रीतिशास्त्र के हिंदी में पहला ग्रंथ माना जाता है हित तरंगिनी को। अगला सवाल है, हरौती राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कोटा या बूंदी क्षेत्र में। बघेली जो है मध्य प्रदेश रीवा क्षेत्र में पूर्वी हिंदी की बोली है। गढ़वाली जो है वो उत्तराखंड की है, जो पहाड़ी हिंदी उपभाषा है। और कन्नौजी जो है वो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी हिंदी की बोली है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, जबकि कन्नौजी शौरसेनी अपभ्रंश से।
अगला है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। मुक्तिबोध की रचना है जो उनकी प्रसिद्ध कविता अंधेरे में से है। अगली कविता है सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये अज्ञे जी की रचना है जो लंबी कविता और असाध्य वीणा से है। अगला है नयन में उनके जलद व तिरसित चातक हूँ, ये जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है, विरह और रहस्यवाद की प्रधानता है। और अगला जो लास्ट है अशनिपात से शापित उन्नत शत वीर, ये जो है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है जो बादल राग कविता से है। अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास विग्रह सही है। पहला है वनवास, तो वनवास जो है वो तत्पुरुष समास है जो कि सही है। दान पुण्य, दान और पुण्य जो है ये द्वंद्व समास में आ जाएगा। त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास, तो ये तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व है दान पुण्य में। अगला सवाल देखते हैं यथाविधि जो है वो विधि के अनुसार अवयवी भाव समास। अगला सवाल है कविता मनुष्य को स्वार्थ के घेरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। काव्य भाषा संकुलित आत्मा और प्रशस्त लोक समन्वयता का आधार है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है क्योंकि कविता जो है वो निस्संदेह मनुष्य को व्यापक बनाती है, ये शुक्ल जी का मत है। लेकिन तर्क में बोला जा रहा है कि संकुचित आत्मा शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में गलत है। काव्य भाषा आत्मा का विस्तार करती है, उसको संकुचित नहीं करती। अगला सवाल है काव्य भाषा को सहज और आडंबर युक्त होना चाहिए क्योंकि केवल श्रेष्ठ कवि ही अपनी वक्रता से अलंकरण का सही उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें स्थापना तो सही है और तर्क भी सही है कि सहजता संप्रेषण के लिए आवश्यक है और कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार वक्रता श्रेष्ठ कवियों का ही गुण है। अगला सवाल है तुलसीदास के सगुण और निर्गुण संबंधी विचारों पे कौन सा निष्कर्ष सही है। तुलसी निर्गुण को सगुण से श्रेष्ठ मानते थे, सगुण और निर्गुण के बीच गहरी खाई मानते थे। प्रश्न की स्थापना और तर्क दोनों गलत है या तुलसी केवल निर्गुण निराकार के कवि थे। तो तुलसीदास जी के बारे में सही कथन है कि प्रश्न की स्थापना और तर्क दोनों गलत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समन्वय किया है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। उन्होंने सगुण को सुगम जरूर बताया पर उन्होंने निर्गुण का विरोध नहीं किया। अगर प्रश्न में किसी एक पक्ष को कट्टर बताया जाए तो स्थापना और दोनों गलत माने जाएंगे तर्क। अगला सवाल है छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा गया है। ऑप्शन है जूही की कली, पल्लव, झरना या कुरी के प्रति। तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति झरना को कहा गया है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है झरना, 1918 की ये रचना है। इसमें छायावाद की प्रवृत्तियाँ पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दी गई थी, इसलिए इसको छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। जूही की कली जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। तो इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। और अगला है पल्लव, जिसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला सवाल है नगेंद्र ने छायावाद को क्या कहा है। ऑप्शंस हैं चित्रभाषा शैली, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, रहस्यवाद या अन्योक्ति पद्धति। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। उन्होंने ये परिभाषा दी थी छायावाद जड़ता और रूढ़िवादिता स्थूल के खिलाफ। ठीक है, उन्होंने चेतना की पुकार कहा था छायावाद को। रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को शैली, वैचित्र और मधुचर्या कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रहस्यवाद माना है। अगला सवाल है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, 13, 14, 15 या 16। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें कुल 15 सर्ग है। जो पहला सर्ग है वो चिंता है और अंतिम सर्ग है वो आनंद है। ठीक है, इसका क्रम याद रखना ज़रूरी है। पहला सर्ग चिंता, अंतिम सर्ग आनंद। बीच के जो महत्वपूर्ण सर्ग है उसमें आते हैं आशा, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य। अगला है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, मन का, बुद्धि का, हृदय का या शरीर का। तो कामायनी में श्रद्धा जो है वो प्रतीक है हृदय का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन का प्रतीक जो है वो मनु है, बुद्धि की प्रतीक है ईड़ा। ठीक है, और कुमार जो है वो मानव के प्रतीक है। अगला सवाल देखते हैं राम की शक्ति पूजा
ये किस रचना किस छंद में हुई थी? ऑप्शन है दोहा, चौपाई, शक्ति या मुक्त। तो राम की शक्ति पूजा की रचना हुई थी मुक्त छंद में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, उनको कहा जाता है मुक्त छंद का प्रवर्तक, और उन्होंने राम की शक्ति पूजा एक लंबी और ओजपूर्ण कविता लिखी जो मुक्त छंद की शक्ति का बेजोड़ उदाहरण है। इसका आधार ग्रंथ है कृत्तिवास रामायण जो बांग्ला की रचना है, ये माना जाता है। अगला है सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव या गिरजे का घंटा। तो सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में लिखी गई ये सुमित्रानंदन पंत जी की पहली कविता है। उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध छायावादी कृति है पल्लव, जिसकी भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है महादेवी वर्मा को उनकी काव्य कृति यामा के लिए मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये कब मिला? 1978 में, 80 में, 82 में या 84 में? तो महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उनके काव्य संकलन यामा के लिए साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार था। यामा में उनके 4 संग्रह हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। अगला सवाल है निराला की किस रचना में दलितों के दयनीय दशा का चित्रण हुआ है? ऑप्शंस हैं बेला, अपरा, नए पत्ते या अनामिका। तो उनकी रचना जो निराला जी की रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है वो है नए पत्ते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका परवर्ती काव्य है नए पत्ते, जिसमें कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं संकलित है, जहाँ उन्होंने सर्वहारा और दलित वर्ग की पीड़ा को व्यंग्य और सहानुभूति के साथ उभारा है। निराला जी की भिक्षुक और वो तोड़ती पत्थर कविताएं भी इसी यथार्थवादी धारा का हिस्सा है। अगला सवाल है कामायनी का सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? आनंद, चिंता, श्रद्धा या आशा। तो कामायनी के जो सर्ग है वो है आपके ज़िंदगी की अलग अलग घटनाओं से रिलेटेड। तो सबसे छोटा सर्ग जो है वो है आशा, कि हमको सबसे आशाएं सबसे कम रखनी चाहिए। यहाँ से आप याद रख सकते हो कि आशा सबसे छोटा सर्ग है और लोगों को चिंता सबसे ज़्यादा होती है, तो चिंता जो है वो कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग है। ठीक है, कुछ स्त्रोतों में ईड़ा को भी छोटा माना जाता है, पर मुख्य रूप से चिंता सबसे बड़ा है और श्रद्धा या आशा को संक्षिप्त माना जाता है। तो चिंता और आनंद का क्रम पूछा जाता है। चिंता पहला सर्ग है और आनंद अंतिम सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और उनके सर्गों का जो भाव है वो विस्तार के आधार पर है। चिंता सर्ग सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है और वहीं से प्रसाद जी ने इस महाकाव्य की शुरुआत की है जो जल प्रलय की घटना पर आधारित है। अगला सवाल है आह वेदना मिली विदाई किस काव्य कृति से है? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी या आंसू। तो आह वेदना मिली विदाई जो है वो है स्कंदगुप्त से। ये प्रसिद्ध गीत जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इस नाटक की पात्र है देवसेना, उसका वो गीत है। इनका प्रसिद्ध गीत है चंद्रगुप्त नाटक का अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जो सेल्यूलस निकेटस की पुत्री कार्नेलिया के द्वारा गाया गया था। जयशंकर के नाटक अपने गीतों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमारा पहला वीडियो था, तो जो भी गलती हुई होगी उन गलतियों को माफ़ कीजिएगा और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 0 सब्सक्राइबर के साथ शुरू कर रहे हैं हम अपनी जर्नी, तो आप लोग जुड़ करके चैनल को आगे बढ़ाइए और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।